जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में CGSI लेक्चर सीरीज़ का अगला पार्ट लेके आया हूं सुप्रीम कोर्ट का। उससे पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे दूं कि जो अभ्यर्थी लगातार वीडियो देखते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो अभ्यर्थी को CGSI की टेस्ट सीरीज़ देना है वो गूगल प्ले स्टोर पर हमारे ऐप में जा करके परचेज भी कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ भी एक पेपर है, वहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। तीसरी बात ये भी बता दूं आप लोग को कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए जो दुर्ग, भिलाई, रिसारी क्षेत्र में अभ्यर्थी हैं वो आकर के ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ SI भर्ती के लिए। अब मैं बात करता हूँ वीडियो की, और वीडियो में आज का जो हमारा पार्ट है वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पार्ट 2 पढ़ने वाला है। बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, प्री मेंस प्लस CGSI का भी जो होगा और PSC होगा, व्यापक होगा, सभी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी। बहुत डिटेल में हम लोग GS पढ़ रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूँ उसका पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में मैंने बता दिया था कैसे उसकी नियुक्ति होती है, कैसे उसको पद से हटाते हैं, कैसे उसके जो न्याय क्षेत्र हैं कौन कौन से विषय उसमें आते हैं, ठीक है। तो भाग मत भूलिएगा किसी भी एग्जाम के लिए। भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 47 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। ये जो भाग 5 है ये संविधान के 22 भाग में से एक भाग है, 5वां भाग, वहाँ पर सब दिया गया है, ठीक है। पहले 3 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं कुछ करंट अफेयर से संबंधित है, इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है इसको। अभी जो वर्तमान में CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, NV रमन्ना है, इन्होंने शरद अरविंद बोबड़े SA बोबड़े का स्थान लिया हुआ है, ठीक है। NV रमन्ना का भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, नूतल पट्टी वेंकट, और ये आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। ये भी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है। ये करंट अफेयर का पार्ट है, इसको भी यहाँ पे देख लीजिए। अभी 4 महिला जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, टोटल संख्या 34 है, ठीक है। 33 + 1 मिला करके, तो 1 तो CJI है वेंकट रमन्ना जी, और 33 में से 4 महिला जज हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पिछले वीडियो में मित्र ने कमेंट भी किया था, ये अभी मुद्दा बिल्कुल करंट में चल रहा है। आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए पेरारी वलन जो रिहा हो गए हैं, ये राजीव गांधी के हत्यारे थे, ठीक है। इनको राजीव गांधी की हत्या के दोषी थे ये। इनको अभी पूर्ण न्याय के लिए असाधारण शक्ति है आर्टिकल 142 के अंतर्गत। इसको डिटेल में नहीं जाना है आप लोग को, लेकिन 142 अभी आर्टिकल जो है मुद्दा में चल रहा है, उसको आपको याद रखना है कि आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं उनको क्या कर दिया है, रिहा कर दिया है, ठीक है। पहले भी क्या है कि उन्होंने राज्यपाल से इसके लिए मांगा गया था, या तो मुझे फांसी दे दीजिए या तो मुझे रिहा कर दीजिए। लगभग 31 साल तक वो जेल में थे, 31 ईयर्स, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। 31 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको 142 अनुच्छेद के तहत रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर है इसके लिए। इसके स्पेशल पावर में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी व्याख्या करी थी कि पूर्ण न्याय करने के लिए, किसी के साथ न्याय करने के लिए वो कार्यपालिका के द्वारा, मतलब संसद और विधानमंडल के द्वारा बनाए हुए जो नियम है या कानून है उसके भी विरोध में जा करके पूर्ण न्याय वो कर सकते हैं। तो इससे संबंधित ये आर्टिकल है, ठीक है। मतलब वो कानून के जो आपने बनाया है संसद के द्वारा उसको भी हट करके भी वो न्याय कर सकते हैं, ये 142 तहत है। अब बात करते हैं जो कांस्टेंट पार्ट होता है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपको किताबों में मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मैं बताता हूँ कि अलग अलग टाइप के न्यायाधीश और होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इसके अलावा 33 के, मतलब कि 33 के अलावा, मतलब कि 33 तो ये संख्या है, और भी आप चाहो तो ला सकते हो। पहला की बात करते हो, एक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। जब ये एक जो दिख रहे हैं मुख्य न्यायाधीश, जैसे NV रमन्ना है, इनके स्थान पर कोई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। किस स्थिति में बनाया जाता है ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं? जब हमारे मुख्य न्यायाधीश अब का पद रिक्त हो, मतलब कि हो सकता है वो इस्तीफा दे दे अचानक से, या उनके ऊपर महाभियोग प्रकार कुछ प्रोसेस लगा उनका पद रिक्त हो, खाली हो, तो रिक्त हो तो राष्ट्रपति किसी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। दूसरा है वो अनुपस्थित हो, दोनों चीजें अलग अलग है, रिक्त होना पद का और अनुपस्थित होना, ठीक है। अस्थायी रूप से, जैसे मान लीजिए वो छुट्टी पे चले गए हैं, ठीक है, या उनकी तबियत खराब है तो वो अनुपस्थित है, तो इसी कारण भी एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जा सकती है। तीसरा एक है कार्य करने में असमर्थ होना, मतलब जो उनका कार्य है वो करने में असमर्थ, जैसे कि उनकी तबियत खराब हो गई, काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटलाइज है, तो वो मतलब प्रेजेंट तो है लेकिन कार्य नहीं कर पा रहे हैं, टेबल में चेयर में बैठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी एक कार्य करने में असमर्थ होने पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। होप्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दूसरे एक और प्रकार के न्यायाधीश होते हैं तदर्थ न्यायाधीश, हिंदी में कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश।
इंग्लिश में कहते हैं एडहॉक चीफ जस्टिस। एडहॉक चीफ जस्टिस इंग्लिश का वर्ड जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, एडहॉक चीफ जस्टिस। तो एडहॉक चीफ जस्टिस की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कब होती है? तो कोरम पूरा करने के लिए, कोरम पूरा करने के लिए। अब कोरम जो होता है, कोरम क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई अधिक जज यहाँ पे छुट्टी में चले गए हैं और कोई भी ऐसा मैटर आ गया जहाँ पे जजों की संख्या आवश्यकता ज़्यादा है, जैसे कि संविधान की व्याख्या करनी होती है तो कम से कम 5 जजों की पीठ बैठती है, ठीक है। जैसे कि अयोध्या के मामले में फैसला आया था तो लगभग 9 जज वहाँ बैठे हुए थे। जब केशवानंद बनाम भारतीयवाद केरल राज्यवाद था, वहाँ पे 13 जजों की बेंच बैठी थी। तो अगर जजों की संख्या कहीं पर कम पड़ती है किसी केस को सुनने के लिए, तो वहाँ पर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है अस्थायी रूप से, कोरम को पूरा करने के लिए। अब कोरम को पूरा करने के लिए अस्थायी रूप से तदर्थ न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो इसकी नियुक्ति मतलब कि कौन बुलाएगा इसको? तो जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ मतलब उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछ करके और राष्ट्रपति की अनुमति से वो किसी ऐसे न्यायाधीश को जो हाई कोर्ट में काम कर रहा हो और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। कल मैंने आपको योग्यता बताया था, लगभग 5 साल तक वो न्याय के कार्य में जस्टिस रहा हो, मतलब हाई कोर्ट में जस्टिस रहा हो कम से कम 5 साल तक, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। तो कोरम पूरा करने के लिए किसी भी हाई कोर्ट के जस्टिस को उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछकर और राष्ट्रपति की अनुमति से तदर्थ न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की जा सकती है, उसको तदर्थ न्यायाधीश बोलेंगे। और जब तक वो यहाँ पे काम करते रहेंगे तो अपनी प्रायोरिटी सुप्रीम कोर्ट को देंगे और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है न्यायाधीशों की, वो सभी पावर उनको मिलेगी और उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश माना जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई होंगी। एक होते सेवानिवृत्त न्यायाधीश, समझिए होंगे रिटायर्ड जज। तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए रिटायर्ड जज को भी बुलाया जा सकता है। अब वो जज रिटायर हो चुके हैं, चाहे वो हाई कोर्ट से रिटायर्ड हुए हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए हों। तो रिटायर्ड जज होते हैं, सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, उनको यहाँ पर बुलाने के लिए उस व्यक्ति जो जज है एवं राष्ट्रपति की अनुमति, 2 आदमी की अनुमति लेकर के आप उसको सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तब की बात हो रही है। तो जो रिटायर्ड जो जज होंगे उनको जो वेतन भत्ते मिलेंगे वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। और ये बात याद रखना, उनको न्यायाधीश नहीं माना जाता। जो रिटायर्ड जज आकर के काम करते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाता है। ठीक है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जब पद रिक्त हो, अनुपस्थित हो, कार्य करने में असमर्थ, तो बना लेंगे हम लोग, इन्हीं में से किसी को बना लेंगे। ठीक है, 33 में से ही बना लेंगे किसी को कार्यकारी मुख्य, अलग से लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीश मतलब हाई कोर्ट के कोई जज उठा करके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और राष्ट्रपति से परमिशन लेके ला सकते हो। और सेवानिवृत्त न्यायाधीश मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, घर में बैठे हुए हैं, उनको काम करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं। उस व्यक्ति की अनुमति होनी चाहिए, वो काम करने का इच्छुक होना चाहिए और राष्ट्रपति से पहले आप सलाह ले लें, उससे भी अनुमति ले लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में। दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो जो वीडियो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आपको जो थ्योरी पार्ट जो होगा, जहाँ पे स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं, उसके लिए ये वाला जो वीडियो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इतनी सारी जो पावर मैंने पिछले क्लास में बताई थी तो दी तो गई है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट वो पावर का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है? तो इनकी जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट हमारा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारी हैं और इवन जो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उससे भी ज़्यादा पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। ठीक है, तो क्या क्या तरीका है, मतलब क्या क्या कारण है जिनसे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्वतंत्र है? पहला कारण है कि नियुक्ति का तरीका। जो जजेस की नियुक्ति होती है कोलेजियम प्रणाली से होती है। इसमें कार्यकारी मतलब जो नेता लोग होते हैं, मंत्री परिषद होती है, इनमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। कोई अगर मंत्री चाहे कि मेरा कोई व्यक्ति, मेरा अपना व्यक्ति वहाँ पे जाके बैठ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये नियुक्ति का तरीका है उनका इस प्रकार से रखा गया है कि इसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो नियुक्ति का तरीका, अगर स्वतंत्र नियुक्ति रहेंगी तो उनको डर भी नहीं रहेगा कि मैं उसका आदमी हूँ, मैं उसके लिए काम करूँ, स्वतंत्रता से काम करेंगे। दूसरा है कार्यकाल की सुरक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल की सुरक्षा। मान लो ये ऐसा कुछ फैसला देते हैं जो कार्यपालिका के लिए विरोध में है, तो कार्यकाल में ऐसा नहीं इनको पद से आप कभी भी हटा दोगे, जब मर्जी आप पद से हटा दोगे। ठीक है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं कर रहे हैं, वो
अपने उसमें काम कर रहे हैं, मतलब उनको हटाने के लिए जांच कमेटी बैठाना पड़ेगा, कल मैंने बताया था कैसे हटाते हैं। उसके बाद उनको लोकसभा में पारित करवाना पड़ेगा, राज्यसभा में पारित करवाना पड़ेगा, एक महाभियोग की प्रकार की ही एक प्रक्रिया होती है। तो उनके कार्यकाल सुरक्षित है, 65 वर्ष तक वो बिना किसी गतिरोध के कार्य करेंगे, बिना किसी प्रेशर के, ठीक है। निश्चित सेवा शर्तें, ठीक है, निश्चित सेवा शर्तें मतलब उनको जो भी सेवा दे रहे हैं आप, चाहे गाड़ी हो, बंगला हो, रहने के लिए, कार के लिए, टेलीफोन के, जो भी सेवा दे रहे हैं आप, तो किसी भी कंडीशन में आप उनको कम नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक कंडीशन, अगर वित्तीय आपातकाल देश में लग गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर देश में लगी हुई है, तो भले आप उनकी सैलरी वगैरह थोड़ा सा कम कर दें, अदरवाइज उनको जो भी सुविधाएं मिल रही है, रहने के लिए घर मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उसको आप कम नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत फैसला लिया है जिसके लिए कार्यपालिका को नुकसान पहुंच रहा है, किसी को दंड वंड दे दिया, तो ऐसा नहीं कि आप उनकी गाड़ी छीन लो, उनका बंगला छीन लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उनकी सेवा शर्तें निश्चित है, वो उनका उपयोग करेंगे, सिवाय फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा उनकी आप सैलरी भी कट नहीं कर सकते हो। दूसरा, संचित निधि से व्यय, ठीक है, संचित निधि से व्यय, तो जो उनकी जो सैलरी वगैरह होती है वो भारत की संचित निधि से आती है, ठीक है, जो भारत का कोष है वहां से आती है, और इसके लिए वोटिंग करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें भारित होता है, वो वहां से डायरेक्ट उनको पारित हो जाता है। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि वोटिंग करना है, उनको सैलरी देना है कि नहीं देना है, तो संचित निधि से व्यय होता है और डायरेक्ट उनको सैलरी जाती है, तो वो स्वतंत्र है, ठीक है, उनको ये सब कन्फर्म, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उनके आचरण पर बहस नहीं की जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार का अगर कोई मुद्दा चलते रहता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका वहाँ पे किस प्रकार की बातचीत हो रही है, उनका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, किसी भी जज का या सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, तो उसके लिए संसद में या विधानसभा में कोई बहस नहीं कर सकते हैं। जब वहाँ पे मुद्दा होता है तो इवन उनके बारे में अधिक चर्चा भी नहीं करते हैं, इनके आचरण पर, इनके बहस पर। इनके आचरण पर बहस कब होगी? जब उनके ऊपर महाभियोग लाया जाएगा संसद में। इसके अलावा कभी भी किसी भी जज के आचरण और व्यवहार पर संसद या फिर कहीं बाहर में बहस नहीं हो सकती है, ठीक है। दूसरा, इनके लिए स्वतंत्रता के लिए है, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, ठीक है, उसका पालन नहीं हो रहा है, आदेश का अवहेलना हो रही है, आप मान ही नहीं रहे हो, तो उसके लिए आपको दंड देने की शक्ति है। वो अपना रेपुटेशन, जो उनका रेपुटेशन है सुप्रीम कोर्ट का, जो न्याय करने की शक्ति है, उस पर आप अगर लांछन लगाते हो या उसकी अवमानना करते हो, मानते नहीं हो, आरोप लगाते हो, तो सुप्रीम कोर्ट आपको दंड दे सकता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगा दी गई है। मतलब कि जब तक ये पद में है तब तक ठीक है, पद में रिटायर होने के बाद किसी भी हाई कोर्ट के या किसी भी बड़ी कार्यालय में, समिति में नीचे वकालत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आप जज बन के रिटायर हुए हो, छोटे कोर्ट में जाकर के आप वकालत करोगे, इसको इसलिए रोक लगा दी गई है क्योंकि आप अभी फैसला लेते समय किसी भविष्य के बारे में ना सोचें कि उस पार्टी के पक्ष में फैसला दे दूंगा, बाद में उसके अंडर में वकील ले लूंगा, वहाँ से मैं सैलरी ले लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आप किसी के बाद में वकील बन जाओगे, वकालत करोगे किसी पार्टी की, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा आप ना करें भविष्य में, भविष्य को सुरक्षित रखते हुए आप यहाँ पे कोई अलग फैसला ना दें। इस कारण आप यहाँ से रिटायर होने के बाद किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में आप वकालत नहीं कर सकते। कौन? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। और क्या स्वतंत्रता है? अपने स्टाफ करने की नियुक्ति है, अपने स्टाफ की नियुक्ति है, स्वयं कर सकते हैं। अपने स्टाफ मतलब जो उच्चतम न्यायालय होगा उसके अंतर्गत कौन काम करेगा, कौन स्टाफ रहेगा, कौन स्टाफ नहीं रहेगा, ये नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास में, ठीक है। और आर्टिकल 50 पढ़िएगा, ये कार्यपालिका से पृथक है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कार्यपालिका से पृथक है न्यायपालिका। न्याय करने का जो अधिकार है वो सिर्फ न्यायपालिका को दिया, कार्यपालिका को ये शक्ति नहीं है कि वो न्याय करे, ठीक है, वो कार्य करना है उसको। कार्यपालिका से पृथक अनुच्छेद 50 से कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक पृथक होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। दूसरा क्या? संसद। जो संसद है न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र बढ़ा सकते हैं लेकिन कटौती नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं सुना जाएगा या उस मैटर में सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं सुना जाएगा। न्याय करना इनका काम है। पहले 9वीं अनुसूची बनाई थी, उसमें कहा गया था कि इसमें जो मैटर डाल दिए जाएंगे उनकी सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनवाई होगी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी कह दिया अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो जो आर्टिकल बोल दिया मैंने, अनुसूची 9 है, जो अनुसूची 9 है वहाँ पर भी मैटर को सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें स्वतंत्रता के लिए सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई हैं। उनको आप
पद की सुरक्षा देते हो, नियुक्ति का सुरक्षा देते हो, उनको पैसा और सैलरी में भी सुरक्षा देते हो, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद रोक लगाए थे आप काम करने के लिए, कार्यपालिका से उनको आपने अलग करके रखा हुआ है, उनके न्याय क्षेत्र में आप कटौती नहीं कर सकते हो, उनको अपना स्टाफ रखने की स्वयं स्वतंत्रता है। इतनी सारी स्वतंत्रता उनको दी गई है ताकि वो स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सके, न्याय दे सके। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन पर विवाद का निपटारा। ये जो अन्य है, मतलब ये अन्य शक्तियां बता रहा हूं कि शक्तियां और कौन कौन सुप्रीम कोर्ट यूज करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, इसको ध्यान दीजिए। यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनकी व्यवहार, मतलब उनके ऊपर कोई आरोप लगते हैं, दोष लगते हैं, उनको पद से हटाना हो गया बाय द वे, तो राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकता है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, इनकी एक समिति रहेगी या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा उनके आचार और व्यवहार की जांच करेंगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि ये सदस्य यूपीएससी के आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो दोषी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को देगा रिपोर्ट उनको पद से हटाने के लिए, और राष्ट्रपति या आदेश को मानने के लिए बाध्य है। इस अनुरोध कहें या आदेश कहें, मानने के लिए बाध्य है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष है उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसको पद से हटाया जाए, और राष्ट्रपति को बोल दिया, तो राष्ट्रपति ये मानने के लिए बाध्य होगा, उसको तुरंत पद से हटाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत खतरनाक पावर है। मतलब यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, कलेक्टर हो गए, उसको सुप्रीम कोर्ट हिला के रख सकता है। ठीक है, अगर बता दिया कि ये दोषी है तो राष्ट्रपति भी उनको नहीं बचा सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और उच्च न्यायालय के मामलों का निपटारा कर सकता है, उनका स्थानांतरित कर सकता है। ऐसा कोई मामला है जो उच्च न्यायालय, मतलब राज्यों का जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में कहीं पेंडिंग पड़ा हुआ है काफी समय से, उसका निपटारा नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास मंगा लेगा। ठीक है, उसका निपटारा करके वापस भेज देगा। या ऐसा हो सकता है, मान लो किसी स्टेट है, बार बार किसी व्यक्ति को घुमाया जा रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, और उसने अपील कर दी कि हमारा जो फैसला किसी अन्य हाई कोर्ट में भेज दीजिए, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो फैसले को मान लो बिलासपुर हाई कोर्ट में चल रहा है, उसको उठा करके इलाहाबाद भेज देगा, या दिल्ली मंगवा लेगा, या दिल्ली में भेज देगा। तो फैसलों का निपटारा भी कर सकते हैं, उनको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित भी कर सकते हैं, इतना पावर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास। सभी न्यायालयों में इसके आदेश बाध्य होते हैं। इसके जो भी निर्णय होते हैं, आदेश आते हैं, ये सभी न्यायालयों में, हाई कोर्ट, जिला जज, किसी को भी आदेश दे सकते हैं। सभी जितने भी भारत में न्यायालय हैं वो सभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं, सभी इनके आदेश मानने के लिए बाध्य हैं। अगला, संविधान का इकलौता व्याख्याता है। संविधान में जहाँ पे दिक्कत आती है कि यहाँ पर विषय पर इसमें कुछ स्पष्ट नहीं लिखा गया है। जैसे कि मैं बताऊँ, अल्पसंख्यक वर्ड को कभी भी संविधान में डिफाइन नहीं किया कि अल्पसंख्यक कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चलता था, तो अल्पसंख्यक होंगे वो राज्य के हिसाब से लें कि राज्य में जिसकी पॉपुलेशन है, या राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो संविधान में भी, अभी इतना लंबा संविधान बनाने के बाद भी उसका एकदम व्याख्या नहीं किया गया है। तो जब ये मैटर फंसेगा तो संविधान की व्याख्या कौन करेगा? तो संविधान का इकलौता व्याख्याता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ही संविधान को व्याख्याता कर सकता है। अगर हाई कोर्ट के पास बैठा कुछ मैटर आता है जहाँ पे संविधान की व्याख्या करने की जरूरत पड़ जाती है, तो हाई कोर्ट अपने आप भी किसी भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है। ठीक है, तो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लास्ट में जल्दी से आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, देख लीजिए। ये उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, भाग 5 की बात हो रही है, अनुच्छेद 124 से लेकर 47 तक प्रावधान है। ठीक है, सीजेआई कौन है? एनवी रमन्ना है, बोबड़े का स्थान लिए है। महिला जज 4 ठो हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अनुच्छेद 142 आप याद रखेंगे, पेरारी जो वलन है उनको रिहा कर दिएगा, राजीव गांधी की हत्यारे हैं। ठीक है, 30 साल के बाद लगभग 31 साल तक वो जेल में थे। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? जब पद से रिक्त होगा, कोई अनुपस्थित हो, कौन? सीजीआई जब अनुपस्थित होंगे, कार्य करने में असमर्थ होंगे, तो हम लोग कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। तदर्थ न्यायाधीश कौन होते हैं? कोरम को पूरा करने के लिए जब हम लोग किसी को बुलाते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और राष्ट्रपति से परमिशन लेकर के, तब उसको हम लोग यहाँ पे काम करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको हम तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं। और सेवानिवृत्त, आपको पता है, रिटायर्ड जज को जब बुलाएंगे हम लोग तो उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं मानेंगे, और राष्ट्रपति उनका वेतन तय करेंगे, और व्यक्ति उस न्यायाधीश से और राष्ट्रपति की अनुमति करने के बाद ही उसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाएंगे। और स्वतंत्रता के लिए इस प्रकार के लगभग 10 प्रावधान किए गए हैं कि स्वतंत्र रूप से जो सुप्रीम कोर्ट काम करे, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। और अन्य शक्ति क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद का निपटारा कर देना, यूपीएससी के अध्यक्षों के व्यवहार की जांच करना, और राष्ट्रपति को उसके संबंध में रिपोर्ट देना या आदेश देना। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के मामलों का निपटारा कर देते हैं, उच्च न्यायालय को उनको स्थानांतरित कर देते हैं। सभी न्यायालयों में इसके आदेश मान्य होते हैं, और संविधान का इकलौता व्याख्याता कार्य है। तो ये चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट संबंधित हैं। और 2 वीडियो मैंने सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीटली डिटेल में ख़त्म कर दिया है। होप सो आप लोग को पसंद आया होगा। इतना डिटेल में आप लोग पढ़िए, निश्चित तौर पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। ऑफलाइन क्लासेस हमारे संस्थान में स्टार्ट हो गई हैं। जो इसके लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कांटेक्ट हमसे
कर सकते हैं। दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।